नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल हल्दी घाटी क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे दोस्तों एक बहुत ही शानदार संख्या के बारे में, जिसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में आता है या उसके जो सवाल बन रहे हैं या एग्जाम में जो सवाल पुटअप हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन की स्थिति में रहता है। लेकिन आज आप यदि इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो उस संख्या से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो ध्यान दीजिए, टॉपिक हमारा चल रहा था संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति के अंतर्गत आज हम बात करेंगे अभाज्य संख्या। किसके बारे में बात करेंगे? अभाज्य संख्या। तो सबसे पहली बात तो ये कि अभाज्य संख्या होती क्या है या इसे और किन नामों से जाना जाता है। तो ध्यान दे लीजिए, अभाज्य संख्या को ही हम रूढ़ संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? रूढ़ संख्या। इसी का तीसरा नाम है प्राथमिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राथमिक संख्या। अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या या प्राथमिक संख्या, और अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं प्राइम नंबर। तो आज हम बात करेंगे अभाज्य संख्या के बारे में, भाज्य संख्याओं के बारे में कि ये संख्याएं क्या होती हैं, इनसे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपसे एक शब्द के बारे में चर्चा करूंगा। एक शब्द होता है भाजक, या दूसरे अर्थों में उसे हम कहते हैं गुणनखंड। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, भाजक या गुणनखंड किसे कहा जाएगा? तो मैं कह सकता हूं कि यदि कोई भी संख्या आप लेते हो और उस संख्या में जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो संख्याएं उसका भाजक या गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे समझना, ध्यान देना, मैंने कोई संख्या ली कि मैंने संख्या ली 10, मैं पूछूं कि भाई 10 में किसका भाग जाएगा, तो आप कहोगे कि सर 10 में 1 का भाग जाएगा, 10 में 2 का भाग जाएगा, 10 में 5 का भाग जाएगा और 10 में 10 का भाग जाएगा। तो 10 में किस किस का भाग जा रहा है? 1 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, 10 का भाग जा रहा है। तो ये जो संख्याएं आई हैं ये इसकी क्या कहलाएंगी? भाजक, या ये इसके क्या कहलाएंगे? गुणनखंड, जिन्हें अंग्रेजी में हम फैक्टर कहते हैं। अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? फैक्टर। तो मैं कह सकता हूं कि 10 के जो भाजक हैं वो कितने हैं? 4 हैं। ध्यान दीजिए, मैं कह सकता हूं कि 10 के भाजक कितने हैं? 4। इसी प्रकार मैंने एक संख्या ली 6, कि 6 में किस किस का भाग जाता है, तो आप कहोगे 6 में 1 का भाग जाएगा, 6 में 2 का भाग जाएगा, 6 में 3 का भाग जाएगा और 6 में 6 का भाग जाएगा। तो 1, 2, 3 और 6 ये किसके भाजक हो गए? 6 के भाजक हो गए। ये किसके भाजक हुए? 6 के। यानी इस प्रकार हर एक संख्या के कोई ना कोई भाजक होंगे, या मैं दूसरे अर्थों में कहूं कि कोई भी आप संख्या लेते हो तो उसमें किसी ना किसी संख्या का भाग जाएगा। तो आपने गौर किया कि 6 के भाजक भी कितने आए? 4 आए। इसी प्रकार मैंने संख्या ली 12, 12 में किस किस का भाग जाता है? तो 12 में भाग गया 1 का, 12 में भाग गया 2 का, 12 में भाग गया 3 का, 12 में भाग गया 4 का, 12 में भाग गया 6 का और 12 में भाग गया किसका? 12 का। तो ये सारे 12 के क्या हो गए? भाजक हो गए। यानी 12 के भाजकों की संख्या की यदि हम बात करें तो वो कितने आए? 6 आए। इसी प्रकार ध्यान देते जाइए, एक एक कंसेप्ट में क्लियर करते हुए चलूंगा। मैंने एक संख्या ली 5, मैंने एक संख्या क्या ली? 5, और मैं पूछूं कि भाई 5 में किस किस का भाग जाएगा, तो आप कहोगे कि गुरुजी इसके तो केवल 2 ही भाजक हैं, इसमें तो 1 का और 5 का ही भाग जाता है, इसमें केवल किसका भाग जाएगा? 1 का और 5 का। इसी प्रकार मैंने कहा कि 7 में किस किस का भाग जाएगा, तो आपने कहा 7 में भी 1 का और 7 का भाग जाता है। यानी इनके जो भाजक हैं वो केवल कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। या इनके जो गुणनखंड हैं वो केवल कितने आए? 2 आए। और बड़ी जैसे मैं संख्या लेता हूं, मैंने पूछा कि भाई 37 में किसका भाग जाएगा, तो 37 में 1 का भाग गया और 37 में किसका भाग गया? 37 का।
1 का और 37 का केवल इन दो संख्याओं का भाग गया। मैंने संख्या दी 29, 29, मैंने पूछा 29 में किसका भाग जाएगा, आपने कहा कि 1 का भाग जाएगा और 29 का भाग जाएगा। तो ध्यान दीजिए मेरी बात पर, गौर करिए, इतनी सारी मैंने आपके सामने संख्याएं लिखी, तो आपने गौर किया कि जब हम किसी संख्या के भाजक देखते हैं, जब हम किसी संख्या के भाजक देखते हैं तो भाजकों की संख्या कितनी आएगी ये हमें कोई पता नहीं है। हो सकता है वो 2 आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 6 आए, हो सकता है 8 आए, बड़ी संख्या लेते जाएंगे 10 होते जाएंगे, 12 होते जाएंगे, पता नहीं कितने भाजक हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आप गौर करिए कि ये नीचे जो मैंने संख्याएं लिखी हैं इनके केवल और केवल कितने भाजक आ रहे हैं, 2 भाजक आ रहे हैं। केवल कितने भाजक आ रहे हैं, 2 भाजक आ रहे हैं, या दूसरे अर्थों में कहूं कि उनके केवल कितने गुणनखंड हैं, 2 हैं। और 2 गुणनखंडों में भी आप गौर करिए, 1 सब में आ रहा है, 1 का भाग सब में जा रहा है। और ये तो आप भी जानते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई संख्या ही नहीं बनी जिसमें 1 का भाग नहीं जाता हो। 1 का भाग तो दुनिया की प्रत्येक संख्या में जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिए, जब मैं 5 का भाजक देख रहा हूं तब 5 का एक भाजक स्वयं 5 हुआ। 7 का भाजक देख रहा हूं तो 7 का एक भाजक स्वयं 7 हुआ। इसी प्रकार 37 का भाजक देखता हूं तो उसका एक भाजक स्वयं 37 हुआ। 29 का देखा तो 29 का एक भाजक स्वयं हुआ। यानी इन चारों संख्याओं की यदि मैं बात करूं तो इनमें या तो 1 का भाग जा रहा है या स्वयं संख्या का भाग जा रहा है। ध्यान दे लीजिए, यहीं से हमारी परिभाषा बनेगी। ये वो संख्याएं मैंने आपके सामने लिखी हैं जिनमें या तो 1 का भाग जा रहा है या फिर स्वयं संख्या का भाग जा रहा है। तो बस यहीं से अब हमारी अभाज्य संख्याओं की चर्चा प्रारंभ होगी। यानी सबसे पहली बात कि अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है। तो ध्यान दे लीजिए, अभाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं, ध्यान दीजिए, ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। और 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे, एक तो होगा 1 और एक स्वयं संख्या। या दूसरे अर्थों में मैं कहूं कि अभाज्य संख्या किसे कहेंगे कि ऐसी संख्या जो 1 तथा स्वयं से विभाजित हो, या कहें जिस संख्या में 1 का और स्वयं संख्या का भाग जाए, वो हमारी कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं कि अभाज्यों से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बनेंगे, कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, कैसे कैसे उनसे प्रश्न बनाने। तो सबसे पहली बात इसकी परिभाषा। तो परिभाषा जो मैंने बताई, परिभाषा मतलब कौन सी संख्या हम अभाज्य कहेंगे। तो परिभाषा बनी, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो 1 तथा स्वयं से विभाजित हो, 1 तथा स्वयं से विभाजित हो। ये इसकी मैंने बना दी परिभाषा। ऐसी संख्या जो 1 तथा स्वयं से विभाजित हो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। या दूसरे अर्थों में कहें, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड या भाजक हो, या 2 फैक्टर हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड या भाजक हो, क्या कहलाएगी, हमारी अभाज्य संख्या। अब ध्यान दे लीजिए, आपके जो प्रश्न बनेंगे आपको अभाज्य बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी संख्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसका अभाज्य जिसका मैथ में तो काम पड़ेगा ही, साथ ही साथ इसका रीजनिंग में भी बहुत काम पड़ता है। तो देखिए, अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61,
67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये हमारी 1 से लेकर 100 तक की क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। और 1 से 100 तक टोटल हमारी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। हमारी 1 से लेकर 100 तक टोटल अभाज्य संख्याएं होती हैं कितनी, 25 होती हैं। अब इनमें से आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई भी संख्या देख सकते हैं। जो नियम बताया गया है, जो नियम लागू किया गया है कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो कौन सी होंगी, अभाज्य होंगी। तो इनमें से आप कोई भी संख्या देख लीजिए, उनके केवल और केवल कितने गुणनखंड हैं, 2 गुणनखंड हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रश्नों की कि इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न तो आपका यही बन गया कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। तो ध्यान दे लीजिए, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हुई, 25 हुई। कितनी हुई, 25 हुई। अब गौर करिए, ध्यान दे लीजिए, सबसे पहली जो अभाज्य संख्या मैंने ली है वो क्या ली है, 2 ली है। सबसे पहली अभाज्य संख्या मैंने क्या ली, 2 ली। तो पहला नोट बन गया हमारा कि सबसे छोटी, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगी वो क्या होगी, 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। क्यों होगी 2, क्योंकि हम अभाज्य की शुरुआत कहां से कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं। ये पहले पॉइंट बना। नंबर 2 पॉइंट बना, सबसे छोटी, ध्यान दे लीजिए, सबसे छोटी सम अभाज्य, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो भी हमारा उत्तर क्या आएगा, 2 आएगा। सबसे छोटी भी होनी चाहिए, साथ ही साथ सम अभाज्य भी होनी चाहिए। तो वो भी कितनी है, 2 है। नंबर 2, दुनिया की एकमात्र, दुनिया की एकमात्र, दुनिया की एकमात्र सम अभाज्य, दुनिया की एकमात्र सम अभाज्य संख्या की यदि हम बात करें तो वो भी हमारी क्या होगी, 2 होगी। ध्यान दे लीजिए, दुनिया की एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी क्या होगी, 2 होगी। अब आप कहोगे कि ये चीज कैसे कंफर्म हुई कि दुनिया की इकलौती सम अभाज्य केवल और केवल 2 है। तो ध्यान दीजिए, अभाज्य की शर्त क्या थी कि उसके केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। और अगर मैं सम संख्याओं की यदि बात करता हूं तो सम संख्या पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाई थी कि सम का मतलब हो गया ऐसी संख्याएं जिनको 2 से डिवाइड करने पर, 2 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग जाए, यानी जिनका इकाई अंक 0 या 2 से भाज्य हो। तो कोई भी आप सम लेते हो, जैसे मैंने 4 ली तो 4 पर मैंने अभाज्य का नियम लगाया, 1 का भाग जाएगा और 4 का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा और किसका भाग जाएगा, 4 का। लेकिन चूंकि ये सम संख्या है तो इसमें 2 का भी भाग जाएगा। और जैसे ही इसमें 2 का भाग गया, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए और 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए तो फिर वो अभाज्य नहीं होगी। केवल 2 ही इकलौती आपकी सम अभाज्य और इकलौती सम है। इसके अतिरिक्त दुनिया की कोई संख्या ऐसी नहीं है जो सम हो और सम होने के साथ साथ अभाज्य हो। क्योंकि 2 गुणनखंड तो आपको मिलेंगे, ये तो निश्चित है, लेकिन साथ ही साथ उन संख्याओं में 100% 2 का भी भाग जाएगा, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड बनेंगे तो फिर वो सम अभाज्य नहीं बन पाएगी। तो दुनिया की एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी क्या है, 2 है। नंबर 4, सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की यदि मैं बात करूं, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो हमारा उत्तर आएगा 3। ध्यान दे लीजिए, 2 के बाद संख्या आई 3 जो किस में आ रही है, अभाज्य में आ रही है। और अभाज्य में आ रही है तो 3 एक विषम संख्या है। तो ये दुनिया की पहली सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर 1 भी तो विषम संख्या है, उसको आपने इसमें क्यों नहीं लिया है।
तो ध्यान दीजिए, एक न तो भाज्य होती है और एक न ही अभाज्य होती है। क्यों? क्योंकि शर्त क्या है, ध्यान दीजिए, अभाज्य के लिए शर्त है कि उस संख्या के दो गुणनखंड होने चाहिए। अब मैं पूछूं एक में किसका भाग जाएगा, तो आप कहोगे एक में, एक का भाग जाएगा। इसके अतिरिक्त एक में किसका भाग जाता है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका एक में भाग जाए। यानी एक का केवल कितने गुणनखंड हुए, एक गुणनखंड हुआ, और केवल एक गुणनखंड हो रहा है, तो ये मेरी अभाज्य की शर्त को पूरा नहीं कर रही है। और अभाज्य की शर्त को पूरा नहीं कर रही है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप सोचोगे ये भाज्य होगी, तो भाज्य की भी शर्त क्या होती है कि भाज्य में दो से अधिक गुणनखंड या दो से अधिक भाजक होते हैं, तो उस शर्त को भी ये पूरा नहीं करेगा। तो ये ना तो भाज्य में जाता ना ही अभाज्य। फिर आगे हम यदि बात करें तो दो अंकों की, ध्यान दे लीजिए, दो अंकों की सबसे छोटी, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या की यदि बात करें तो वो होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 11। 11 से आपके दो अंक प्रारंभ हुए और ये दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार दो अंकों की सबसे बड़ी, अगर मैं अभाज्य की बात करूं, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की यदि हम बात करें तो वो होती है 97। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य है कितनी, 11, और दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है अपनी कितनी, 97। तो आशा करता हूं कि यहां तक का कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि आगे हमें कुछ और पॉइंटों को देखना है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की यदि बात करें तो वो कितनी होती है, 2। सबसे छोटी सम अभाज्य, मतलब अभाज्य भी हो साथ ही साथ सम भी हो, तो भी हमारा उत्तर 2 आएगा। दुनिया की एकमात्र, ध्यान दे लीजिए, दुनिया की एकमात्र सम अभाज्य संख्या, मतलब सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो ये इकलौती एक ही संख्या है, वहां भी उत्तर क्या है हमारा 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य की यदि मैं बात करता हूं तो उत्तर मेरा 3 आता है। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य 11 है और दो अंकों की सबसे बड़ी 97 है। इसी प्रकार मान के चलिए हमसे पूछा गया कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वो होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 101। कौन होगी वो, 101। इसको आपको केवल याद रखना है क्योंकि हमारा जो काम पड़ेगा वो केवल 100 तक पड़ेगा। सबसे छोटी 101 है और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य की यदि मैं बात करूं तो वो होती है 997। वो कितनी होती है, 997। अब आगे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैथमेटिक्स के अंतर्गत अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड यदि प्रश्न बनते हैं या हमारा उनसे जो भी पाला पड़ेगा तो उसके अंतर्गत 100 तक की अभाज्य संख्या ही हमें बार बार मिलेगी और उनका कंसेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अगर 3 अंकों पर भी पहुंचते हैं तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य 101 है और सबसे बड़ी कितनी है, 997। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे हम आगे की चर्चा को करें। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं होती हैं हमारी कितनी, 25। कुल अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, 25 होती हैं। लेकिन कई बार एग्जामिनर इस प्रकार से सवाल पूछते हैं कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्या है, या 60 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो आपको इसे टुकड़ों में याद रखना है कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको यदि मैं टुकड़ों में बांटूं तो टुकड़ों में बांटने पर क्या रिजल्ट आएगा, तो उसके लिए आपको एक मोबाइल नंबर याद रखना है। क्या याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोबाइल नंबर। अब आप कहोगे कि मोबाइल नंबर का संख्या से क्या संबंध। मोबाइल नंबर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं उनको टुकड़ों के रूप में यदि आपको याद करना है तो मेरे पास कुल 10 अंक आएंगे। अब 10 अंक कौन कौन से हैं, 44, 22, 32, 23 और 21। ये लीजिए, ये एक मोबाइल नंबर है, बहुत
अच्छा यूनिक नंबर है। इस वजह से जब भी आप इस नंबर को मिलाने का प्रयास करेंगे तो ये नंबर हमेशा बिजी आएगा। बहुत बिजी रहता है नंबर, अभाज्य संख्याओं का नंबर है। भारत में जाने कितने लोग होंगे जो अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड कार्य कर रहे होंगे, इस कारण से नंबर हमेशा क्या रहेगा, बिजी रहेगा। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले मैंने 4 लिखा, 4 लिखा मतलब 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 4। फिर 4 आया, फिर 4 आया तो मतलब 11 से लेकर 20 तक हमारी 4 अभाज्य संख्या। 2 आया 21 से लेकर कहां तक, 30 तक। इसी प्रकार फिर 2 आया 31 से लेकर 40 तक। फिर 3 आया 41 से लेकर 50 तक। इस प्रकार से क्रम बढ़ता जा रहा है। 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90 और लास्ट में आपकी 91 से लेकर 100 तक। और मुझे कंफर्म कर देता हूं मैं आपको, 4 संख्या हम ले रहे हैं 1 से 10 तक। तो देखिए 4 संख्याएं कौन कौन सी आई, 2, 3, 5 और 7, 2, 3, 5 और 7। ये हमारी कौन सी, 1 से लेकर 10 तक की सीरीज में, यानी कितनी संख्या आ गई, 4। फिर इसके बाद हम चले किसमें, 11 से 20 में। तो 11 से 20 में देखो 11, 13, 17, 19, 11, 13, 17, 19, ये आ गई मेरी कौन सी सीरीज में, 11 से लेकर 20 वाली में, यानी यहाँ भी 4 हुई। उसके बाद आया 2 आया 21 से 30 में, तो केवल 2 संख्याएं आई, 23 और 29। कौन कौन सी आई, 23 और 29। उसके बाद दोबारा 2 की पुनरावृत्ति, तो 31 से लेकर कहां तक, 37, 31 और 37, केवल ये 2 संख्याएं 31 से 40 की सीरीज में आई। 2 के बाद आया 3 आया, देखो एक तो आई 41, एक आ गई 43 और एक आ गई 47। ये आ गई मेरी 41 से लेकर 50 तक की सीरीज में। 3 के बाद क्या आया, 2 आया तो देखो 53 से 59, 53 और 59, ये 2 मेरी जो संख्याएं आई हैं ये दोनों अभाज्य हैं। 51 से 60 की सीरीज में आई। इसके बाद 61 और 67, ये आ गई मेरी 61 से 70 की सीरीज में। फिर आपका 3 आया 71 से लेकर 80 तक, 71 से 80 तक आप लोगे तो 71, 73, 79, ये 3 आपको अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। और अंतिम अंक आया 2 और 1, 2 मिला 83 और 89 और लास्ट में 97। तो ये फोन नंबर आप याद रखिए, 44 22 32 23 और 21। फीड कर लीजिए, मोबाइल का पासवर्ड बनाइए, चाहे कहीं व्हाट्सएप का पासवर्ड बनाइए, चाहे फेसबुक का पासवर्ड बनाइए, कहीं पर भी इसको आप शामिल कर लीजिए अपनी जिंदगी में और आपको वैसे ही चलते फिरते ही ये नंबर याद हो जाएगा। वैसे रटने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए, मान के चलिए एग्जामिनर ने सवाल पूछा, आया हुआ सवाल ही बता रहा हूं कि 1 से लेकर 70 तक, 1 से लेकर 70 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से लेकर 70 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं। तो मेरा फोन नंबर है 44 22 32 23 और 21। मुझे 70 तक चलना है, 70 तक चलना है मतलब 10 20 30 40 50 60 और 70, ये 3 छोड़ दीजिए पीछे के। अब इनको जोड़िए, 2 और 2 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 15 और 4 कितने हो गए 19। यानी 1 से लेकर 70 तक, 1 से लेकर 70 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई, कुल कितनी अभाज्य हो गई, 19 हो गई। तो इस प्रकार अगर बीच में से कहीं से भी वो सवाल पुटअप करता है तो इजीली आप उत्तर दे सकते हो। उसने पूछा कि 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, प्रश्न पूछा गया कि 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो वही कंडीशन, मेरा फोन नंबर 44 22 32 23 21। तो 50 से शुरू करना है तो 10 20 30 40 50, या 50 खत्म हो गया, इसको हटा दीजिए। बाकी के जो बच रहे हैं तो 2 और 2 4, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 अभाज्य संख्या होती है 50 से लेकर कहां तक, 100 तक। 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 10 हो गई। तो आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा। साथ ही साथ ध्यान दे लीजिए, 1 से 100 तक मैंने सीधा बता दिया कि 25 अभाज्य संख्या होती है। इसके अतिरिक्त आप ये भी याद रख सकते हो कि 1 से लेकर 25 तक टोटल हमारी अभाज्य संख्या होती है 9। 1 से लेकर 25 तक टोटल अभाज्य संख्या होंगी 9। 1 से लेकर अगर 50 तक की हम बात करें तो हमारी अभाज्य संख्या होती है 15। और 1 से लेकर अगर 75 तक हम बात करें तो हमारी अभाज्य संख्या होती है 21। 9 15 21, 1 से 25 तक टोटल अभाज्य संख्या हुई 9।
1 से लेकर 50 तक हो गई 15 और 1 से लेकर 75 तक टोटल अभाज्य संख्या हो गई 21। 6 के अंतर पर है। हालांकि आपको अब इन्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना शानदार मोबाइल नंबर आपको दिया है, बस इस मोबाइल नंबर को आप रख लीजिए और आपसे कहीं की भी अभाज्य संख्या पूछे हर एक प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम कंसेप्ट कि कौन कौन से कंसेप्ट और जुड़े हुए हैं हमारे अभाज्य संख्या से। तो मैं थोड़ा साफ कर देता हूं इसको। चलिए एक बार पुनः मुझे फिर से अभाज्य संख्या लिखनी पड़ेगी क्योंकि आपको उन्हीं से रिलेटेड सवाल समझने हैं। तो 2, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। इसके बाद 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये 25 अभाज्य संख्याएं थी जो हम बात कर रहे हैं, जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, गौर कीजिए मेरी बात पर। 2 के बाद ध्यान दीजिए, 2 के बाद क्या आता है? 3। 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। हमारी गिनती जो है उसके अंतर्गत 2 के बाद हमेशा क्या आता है? 3 आता है। 2 एक सम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है। यानी जब भी हम गिनती लिखते हैं तो संख्याओं का एक निश्चित क्रम होता है, एक विषम, एक सम, एक विषम, एक सम। तो मैं कह सकता हूं कि 2 और 3 जो है वो कौन सी संख्या है? क्रमागत संख्या है। वो कौन सी संख्या है? क्रमागत संख्या है। मैं कह सकता हूं कि वे कौन सी संख्या है? क्रमिक संख्याएं हैं, या दूसरे अर्थों में सिंपल भाषा में लगातार आने वाली संख्या है। तो गौर कर लीजिए, 2 और 3 लगातार या क्रमिक या क्रमागत संख्या है। तो ये लगातार, क्रमिक या क्रमागत क्या हुई? अभाज्य। ध्यान दे लीजिए, दुनिया का एकमात्र उदाहरण है किसका? क्रमागत, क्रमिक, लगातार अभाज्य संख्याओं का कौन हुआ? 2 और 3। 2 और 3 इकलौता उदाहरण होगा। ये दुनिया की इकलौती क्रमिक या क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। और ये इकलौता उदाहरण क्यों हुआ? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि दुनिया की एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है 2। संख्या यदि क्रमागत है तो निश्चित रूप से एक सम आएगी और एक क्या आएगी? विषम आएगी। एक सम आएगी और एक क्या आएगी? विषम आएगी। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब हम ये कंफर्म कर चुके हैं कि दुनिया की इकलौती सम अभाज्य संख्या 2 है, तो इसका मतलब आगे कोई भी सम संख्या नहीं आएगी। सम संख्या नहीं आएगी तो फिर इनका क्रम भी नहीं बनेगा। तो ये इकलौता उदाहरण हुआ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप, 5 और 7 को यदि आप लेते हो, 5 और 7 को यदि आप लेते हो तो अंतर आया कितने का? 2 का। इसी प्रकार 3 और 5 को मैं लेता हूं तो उसमें भी अंतर कितने का है? 2 का है। आपने देखा 11 और 13, 11 और 13 को मैंने देखा तो इनमें भी अंतर 2 का है। इसी प्रकार मैं 17 और 19 देखता हूं तो अंतर कितने का है? 2 का है। यानी कि मैं ऐसी संख्याओं की बात कर रहा हूं जो अभाज्य तो है ही, अभाज्य होने के साथ साथ उनमें 2 का क्या चल रहा है? अंतर। और भी यदि मैं उदाहरण देना चाहूं तो 41 और 43, 41 और 43, 71 और 73, ये भी हमारे 2 का अंतर लेके आ रही है। तो ध्यान दीजिए, 3 और 5 अंतर आया 2 का, 5 और 7 अंतर आया 2 का, 11, 13 अंतर 2 का, 41, 43 अंतर 2 का, 71, 73 अंतर 2 का। तो पहली शर्त तो ये कि ये सारी कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य। कौन सी संख्या है? अभाज्य है। लेकिन अभाज्य होने के साथ साथ इनमें एक विशेषता बन गई, इनमें एक अलग ही कंसेप्ट निकल के आया कि इन संख्याओं में 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो ध्यान दे लीजिए, इन्हें अभाज्य तो कहेंगे ही, लेकिन अभाज्य के साथ एक शब्द जुड़ जाता है, द्विअंतरीय। कौन सी अभाज्य है ये? द्विअंतरीय अभाज्य, जिसे हम दूसरे अर्थों में जुड़वां अभाज्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जुड़वां अभाज्य। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो, वो द्विअंतरीय अभाज्य या
जुड़वा अभाज्य कहा जाता है। और हाल फिलहाल में जो पिछला एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ट्विन प्राइम नंबर है? क्या पूछा गया? ट्विन प्राइम नंबर, TWIN, ट्विन प्राइम नंबर। प्राइम है तो अभाज्य हो गई। अब बात ये, स्टूडेंट आश्चर्यचकित कि ये क्या बीमारी आ गई, प्राइम तो समझ रहे हैं अभाज्य है, पर ये ट्विन क्या है, ट्विन का मतलब क्या है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्सों, ट्विन का मतलब होता है जुड़वा। ट्विन का मतलब क्या होता है? जुड़वा। तो ट्विन शब्द आ जाए, जुड़वा अभाज्य आ जाए या द्विअंतरीय भाज्य आ जाए तो समझ लेना हमें वो संख्या बतानी है, वह संख्या बतानी है जिसमें किसका 2 का अंतर हो। किसका अंतर हो? 2 का अंतर हो। आगे बढ़िए, देखिए ध्यान दीजिए। अब एक कंसेप्ट और बताता हूं मैं आपको, बहुत ही शानदार वाला। आए हुए प्रश्नों के कंसेप्ट बता रहे हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में सवाल आते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने एक संख्या ली 5। मैंने एक संख्या क्या ले ली? 5, अभाज्य संख्या। 5 का वर्ग किया मैंने तो आया कितना? 25। कितना आया? 25। अब मैं कहूं कि 25 में भाग दीजिए आप किसका? 24 का। 25 में भाग दीजिए 24 का, और 24 का भाग देकर उसका बताइए शेषफल। उसका बताइए शेषफल। तो आप कहोगे कौन सी बड़ी बात है, शेषफल क्या है? 1 आया। शेषफल क्या आया? 1 आया, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये चीज मैं आपको बता क्यों रहा हूं? क्योंकि ध्यान दे लीजिए, एक बहुत ही शानदार प्रश्न 2015 ग्रुप डी में पूछा गया। सवाल क्या था कि 2 और 3 को छोड़कर, ध्यान दीजिए प्रश्न क्या पूछा गया, 2 और 3 को छोड़कर बाकी अभाज्य संख्याओं के वर्ग में 24 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? अब आप सोचोगे 2 और 3 मैं छोड़ देता हूं, उसके बाद जो अभाज्य बची उनका यदि मैं वर्ग करता हूं और उसमें 24 का भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा? ऐसे तो बहुत सारी संख्याएं हैं, कहां तक मैं भाग दूंगा? और मुझे तो ये भी पता नहीं है कि आगे कौन कौन सी अभाज्य हैं। पर ध्यान दे लीजिए, यहीं से आपका कंसेप्ट निकलेगा। 5 के बाद मान लीजिए मैंने अगली अभाज्य ली 7। 7 का वर्ग करोगे तो 49, और 49 में 24 का भाग देंगे तो रिमाइंडर यानी शेषफल आएगा मेरा 1। क्या आएगा? शेषफल 1। इसी प्रकार से मैंने मान लीजिए अगली अभाज्य ले ली 11। 11 का वर्ग किया 121, भाग दे रहा हूं 24 का, 24 पंजे 120, रिमाइंडर आ गया 1। इसी प्रकार मैंने अभाज्य ली 13। 13 का वर्ग किया 169, 169 में भाग दिया 24 का, 24 सत्ते 168, रिमाइंडर यानी शेषफल आया मेरा 1। तो यही वो कंसेप्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसके लिए आपको प्रत्येक संख्या में भाग देने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दे लीजिए, अब मैं कंसेप्ट बता रहा हूं। 2 और 3 को छोड़कर, 2 और 3 को छोड़कर, चाहे तो आप इसका नोट बना के लिख लेना, 2 और 3 को छोड़कर शेष अभाज्य संख्याओं के वर्ग में, 2, 3 को छोड़कर शेष अभाज्य संख्याओं के वर्ग में 24 का भाग देने पर शेषफल हमेशा 1 आएगा। शेषफल हमेशा 1 आएगा, आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। और यदि आप फ्री टाइम में बैठे हो, कोई काम नहीं है, तो आगे की संख्याओं के वर्ग बनाते रहना, 24 का भाग देते रहना, शेषफल हमेशा 1 ही आएगा। पूरी संख्याओं को जांचने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कंसेप्ट क्या बना? 2 और 3 को छोड़कर शेष अभाज्य संख्याओं के वर्ग में यदि हम 24 का भाग देंगे तो शेषफल हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? अब 2 और 3 को क्यों छोड़ा गया? क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। अरे 24 का भाग देने के लिए संख्या ऐसी तो होनी चाहिए जो 24 से बड़ी हो या 24 के बराबर हो। अब चूंकि ये तो ऑलरेडी 24 से छोटे हैं, इसलिए इनमें हमें 24 का भाग नहीं देना है। तो इस कंसेप्ट को भी आप अच्छे से ध्यान रखना। 2 और 3 को छोड़कर शेष अभाज्य संख्याओं के वर्ग में यदि 24 का भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 1 आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। आगे देखिए, एक क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पुटअप होता है कि अभाज्य संख्याओं को हम किस रूप में लिख सकते हैं। प्रश्न क्या है? अभाज्य संख्याओं को हम किस रूप में लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है,
अभाज्य संख्याएं हमेशा किस रूप में मिलती हैं? 6k प्लस माइनस 1। क्या है? 6k प्लस माइनस 1 और k का मान यहां पर होगा क्या? कोई भी प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या, यानी k का मान आप कोई भी रख लीजिए, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, और इनको हल करने पर जो भी मान आपको प्राप्त होंगे उनमें 100% आपको अभाज्य संख्या जरूर प्राप्त होगी। ध्यान देना, थोड़ा सा इस कंसेप्ट में कुछ समझने की चीज है जो मैं भी आपको बताऊंगा कि अभाज्य संख्याओं को हम किस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। 6k प्लस माइनस 1। अब आप कहोगे k है, k की जगह कुछ और रख दें, x रख लो, m रख लो, y रख लो, कुछ भी रख लो। अब इस नियम को इन पर लागू नहीं कर सकते, बस ये ध्यान रखना। 2 और 3 को छोड़कर, 2 और 3 को छोड़कर बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो हमें किस रूप में प्राप्त हो सकती हैं? 6k प्लस माइनस 1। मैं उदाहरण से बताता हूं। मान लीजिए k का मान मैंने रखा a, k का मान मैंने क्या रख दिया? a। तो 6 और 1, और एक बार प्लस कर दिया तो 6 एकम 6 और 1 जोड़ोगे तो कितना आ गया? 7। फिर 6 के साथ 1 रखा और घटाया तो 6 एकम 6, 6 में से 1 घटाओगे 5, और 5 और 7 दोनों ही मेरी क्या है? अभाज्य संख्या है। मान लीजिए k का मान मैं 2 रखता हूं, तो 6 के साथ 2 रखा, 6 दूनी 12, 12 में 1 जोड़ दिया, मेरे पास आ गया 13। 6 के साथ 2 रखा, 6 दूनी 12, 12 में से 1 कम कर दिया तो मेरे पास आ गया 11। 13 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार मैंने 6 के साथ रखा, k का मान 3, 6 किया 18, 18 में से 1 जोड़ दिया 19। 6 को 3 से गुणा किया 18, 18 में से 1 किया, मेरे पास रिजल्ट 17। यानी ये सभी जो संख्याएं हैं आपको परिणाम में जो प्राप्त हो रही हैं अभाज्य हैं। यानी कह सकता हूं कि इन अभाज्यों को मैं इस रूप में, यानी इस रूप में मतलब 6k प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकता हूं। लेकिन ये जरूरी नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आपको इनसे जो संख्या प्राप्त होंगी वो हमेशा अभाज्य ही होंगी। यहां मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपसे कि आपसे पूछा जाए कि अभाज्य को किस रूप में लिखा जा सकता है, तो उत्तर है 6k प्लस माइनस 1। यानी इस रूप में हमेशा आपको अभाज्य ही प्राप्त हो, ये जरूरी नहीं है, पर जो भी अभाज्य हैं उनको आप इस रूप में लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए k का मान मैं 4 रखता हूं, तो मेरे पास आया 6, 4 प्लस 1, 6 चौके 24 और 1 25। अब 25 मेरी अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 6, 4 माइनस 1 करा तो मेरा रिजल्ट आया 23। तो 23 एक अभाज्य संख्या है। तो 23 को अगर आप अभाज्य बोल रहे हो तो उसे मैं किस रूप में लिख पा रहा हूं? 6k प्लस माइनस 1 के रूप में। यह अलग बात है कि मुझे 25 भी मिल रहा है, तो 25 से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब ये था कि क्या सभी अभाज्य 6k प्लस माइनस 1 के रूप में लिखी जा सकती है? तो बिल्कुल 6k प्लस माइनस 1 के रूप में आपको अभाज्य मिलेगी, ये निश्चित है। चाहे उसके साथ हमें भाज्य मिल रही है, उससे हमें कोई काम नहीं है। तो ये भी एक कंसेप्ट था जो आप अच्छे से याद रखें। आगे देखिए, अब मैं आपको कुछ आगे की कंडीशन बता रहा हूं। आगे की कंडीशन कैसे है कि आप ध्यान दीजिए, हमारा एक टॉपिक आता है औसत। तो औसत के अंतर्गत आपसे मोस्टली एक क्वेश्चन पुटअप होता है, प्रथम 9 अभाज्य संख्या। ध्यान दे लीजिए, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? हमें बताना है पहली 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं? औसत ज्ञात करने के लिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो पहले तो ये देखिए कि पहली 9 अभाज्य हमें मिलेगी कहां से? तो वो शुरू होंगी 2 से, और 2 से लेकर कहां तक? 23 तक। 2 से लेकर 23 तक, यानी 1 से लेकर कहां तक? 25 तक हमारी टोटल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ध्यान दे लीजिए, 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 25 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 9 अभाज्य संख्याएं हैं। और इन 9 अभाज्य संख्याओं का योग जो होता है, रट के याद रखना है आपको, 100 होता है। कितना होता है? 100। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? 100 होगा। और मुझे उनका औसत बताना है। औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या।
और 100 में 9 का भाग देने पर 11 से 1/9, ये आपका रिजल्ट आता है। तो अभाज्य के औसत से रिलेटेड यदि प्रश्न एग्जामिनर पूछता है तो मोस्टली यही प्रश्न आता है कि पहली 9 जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका औसत कितना होता है। तो रट के याद रखिए कि उनका औसत होगा 11 से 1/9। अब इनमें वृद्धि या कमी करता है तो सवाल बदलेगा, पर मोस्टली तो आपको यही सवाल मिलना है कि पहली 9 अभाज्य जो संख्याएं होती हैं उनका औसत कितना होता है, और पहली 9 अभाज्य जो है उनका योग कितना हो गया, 100 हो गया। कितना हो गया, 100 हो गया। अब एक क्वेश्चन और है, ध्यान दीजिए। मैं आपसे कहूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप कह दोगे आपने ही बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। अब मैं कहूं कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो अभी हम 3 अंकों की अभाज्य संख्या पर ही बड़ी मुश्किल से पहुंच पाए हैं, यूं मान के चलिए। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करना तो एक तरीके से असंभव कार्य है। हम पता करें नहीं करें बहुत बड़ी बात है, और कैसे अभाज्य का पता करा जाता है वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो कह सकते हैं बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या का पता नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि आप दुनिया में जितनी भी अभाज्य उन सबको जोड़ो। अब समस्या क्या आ गई यहाँ पर कि जब मुझे यही पता नहीं है कि आगे कौन कौन सी अभाज्य संख्या है तो मैंने जोड़ूंगा कैसे। लेकिन आप ध्यान दीजिए प्रश्न क्या है, एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया प्रश्न है कि सभी अभाज्य संख्याओं का योग करके, ध्यान देना, सभी अभाज्य संख्याओं का योग करके उसमें से विषम अभाज्य घटा दी जाए तो क्या शेष बचेगा। अब तुरंत हमारे दिमाग में आएगा कि सारी अभाज्य तो हमें पता ही नहीं है, तो उनको हम जोड़ें कैसे, और जोड़ करके फिर उसमें से घटाना हो रहा है। पर आप गौर करिए इस कंसेप्ट पर कि सवाल है क्या। ध्यान दीजिए, अभाज्य जो संख्याएं हैं उनका जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं उसका मतलब क्या है। तो ध्यान दीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया में जितनी भी अभाज्य हैं, दुनिया में जितनी भी अभाज्य हैं उन सबको जोड़ दिया जाए। ये लीजिए जोड़ दिया, और उसमें से मुझे क्या कम करना है, सभी विषम अभाज्य कम करूंगा तो ये होगा सब, ये होगा। अब इसमें हुआ क्या, आप गौर करिए, जब मैं इन सबको जोड़ रहा हूं यानी दुनिया में जितनी भी आवाज है वो सारी मैंने जोड़ दी, अनंत तक जोड़ दी, और उसमें से मैं क्या घटा रहा हूं, विषम अभाज्य घटा रहा हूं। तो आप सीधा सा देख लीजिए कि 2 + 3 + 5 + 7 प्लस ... अनंत में से मुझे ये घटानी है। तो -3 -5 -7 -11 माइनस अनंत से प्लस अनंत, +7 से -7, +5 से -5, +3 से -3, और ये 11 भी कट जाएगा। यानी ले दे के मेरे पास बचेगा क्या, 2। मेरे पास क्या बचेगा, 2। क्योंकि यहां कंसेप्ट क्या है, मुझे नहीं पता कि दुनिया में कितनी अभाज्य संख्या है, पर मुझे ये तो पता है कि दुनिया में एकमात्र समअभाज्य संख्या केवल और केवल 2 है। और केवल 2 है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब मैं सारी अभाज्य को जोड़ूंगा तो उसमें 2 भी जुड़ रहा है, और उसमें से मैं किसको हटा रहा हूं, विषम को हटा रहा हूं। तो 2 को छोड़कर सारी जितनी भी अभाज्य बची हैं, चाहे वो कोई भी हो जिन्हें हम जानते भी नहीं है, पता नहीं उनका कब पता चलेगा, पर होंगी तो विषम ही होंगी, विषम ही। तो विषम सारी हट जाएंगी, ले दे के हमारे पास केवल और केवल क्या बचेगा, 2। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 आएगा। तो घबराना नहीं है कि ये क्या प्रश्न आ गया, इसको कैसे करें, हमें तो अभाज्य ही पता नहीं थी। तो ये कंसेप्ट थे दोस्तों किन संख्याओं के, अभाज्य संख्याओं के। और आशा करता हूं कि अब इन फ्यूचर में आपको अभाज्य से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आएगी, और चाहे तो इसके जो भी प्रश्न बनेंगे वो हम अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम भाज्य संख्याओं के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ अभाज्य से रिलेटेड और भाज्य दोनों को मिलाकर जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं कि आज की ये जो क्लास है, जो पूरी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के ऊपर डिपेंड थी, इसका एक एक कंसेप्ट, एक एक बिंदु मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। और निश्चित रूप से अब अभाज्य से रिलेटेड यदि कोई प्रश्न एग्जाम आता है तो आप उसे गलत नहीं करोगे। इसी आशा और विश्वास के साथ ये क्लास हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप निरंतर इसी प्रकार हमारे साथ बने रहेंगे।
और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हुआ, आपकी चीज़ें समझ में आई, तो जो मैं कहता हूँ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए यदि कोई भी कमी रहती है तो, और यदि चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट, बहुत शानदार संख्याओं के साथ। इसी प्रकार निरंतर जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।